बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि चैप्टर 1 में सर कॉस्ट बिहेवियर का जो टॉपिक है ना, चैप्टर नंबर 1 में वो ज़रा डिस्कस कर दें। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास मैथमेटिकल क्वेश्चन एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये क्यूएम का पीआरसी 2 का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, तो उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको पता है कि स्लोप्स वगैरह की सारी डिस्कशन थी और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की सारी डिस्कशन थी। ठीक है, अच्छा जी, तो ये तो खैर हम नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो कॉस्ट बिहेवियर वाला टॉपिक है, तो हम बस सिर्फ कॉस्ट बिहेवियर वाले टॉपिक की तरफ जाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। वेर इज कॉस्ट बिहेवियर किधर आ गया? हाँ, ये आ गया कॉस्ट बिहेवियर। ठीक है, अच्छा जी, तो हमारा इस टॉपिक में इस लेक्चर में हमारा सारा फोकस कॉस्ट बिहेवियर के ऊपर है। असल में व्हाट इज द कॉस्ट बिहेवियर, सबसे पहले ये देखते हैं। कॉस्ट बिहेवियर ये है कि चेंज इन कॉस्ट विद द चेंज इन प्रोडक्शन लेवल। मैं अगर प्रोडक्शन कम करूं ज्यादा करूं, प्रोडक्शन के कम करने या ज्यादा करने से जो कॉस्ट में चेंजिंग आएगी, जो कॉस्ट में चेंजेस आएगी, वो चेंजेस कॉस्ट बिहेवियर कहलाती है। ठीक है, अब प्रोडक्शन के कम होने से, ज्यादा होने से या ना होने से कॉस्ट में क्या क्या चेंजेस आएगी, ये फर्दर हम कॉस्ट बिहेवियर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट बिहेवियर में सबसे पहले हमारा सारा फोकस होगा कॉस्ट। ठीक है, अगर मैं एक्टिविटी लेवल, प्रोडक्शन लेवल कम करूं ज्यादा करूं, तो किस किस कॉस्ट के ऊपर क्या क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, क्यूएम के लेवल पर हमारे पास 3 तरह की नॉर्मली कॉस्ट होगी। ठीक है, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट वन आती है हमारे पास फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसका प्रोडक्शन पर, एक्टिविटी लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज द कॉस्ट दैट डजंट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन लेवल। प्रोडक्शन एक्टिविटी लेवल कम हो ज्यादा हो, फिक्स कॉस्ट की सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर हम एक डायग्राम बनाएं, ठीक है, और डायग्राम से अगर समझने की कोशिश करें, तो हमें फर्दर इसके बारे में समझ लग जाएगी। ठीक है, मान लें कि हमने ना क्या किया, एक फैक्ट्री रेंट पे ली, एक फैक्ट्री रेंट पे ली। उस फैक्ट्री का रेंट था वो 50,000 था। ठीक है, हमने 50,000 रुपए के ऊपर एक फैक्ट्री रेंट पे ले ली। मैंने जीरो प्रोडक्शन की, मैंने कुछ भी नहीं बनाया। दिस इज दी माई फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, और यहाँ पे मेरे आउटपुट आ गया। ठीक है, अच्छा, कोई यूनिट नहीं बनाया तो फिर भी मुझे एक महीना गुजर गया, मुझे माली मकान को 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो मुझे गुस्से में आया, तो मैंने कहा अब तो ज्यादा यूनिट बनाऊंगा, तो गुस्से में आके मैंने 10 यूनिट बना दिया। अब जब 10 यूनिट बनाए, फिर भी 50,000 रुपये किराया दूंगा, और गुस्सा आया, 100 यूनिट बना दिए। अब किराया कितना दूंगा? अगेन 50,000 ही दूंगा, और गुस्सा आया मुझे, तो मैंने जज्बात में आके 1000 यूनिट बना लिए। अब बताइए 1000 यूनिट बनाने पर कितना किराया दूंगा? फिर भी 50,000 ही दूंगा। अब क्या करें, आउटपुट लेवल बढ़ाता जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी टोटल फिक्स कॉस्ट हर एक आउटपुट के ऊपर 50,000 ही है, हर एक आउटपुट के ऊपर 50,000 ही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम एट ईच लेवल ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी लेवल कम हो ज्यादा हो, टोटल फिक्स कॉस्ट की सेहत के ऊपर चेक करें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो हम यहाँ से ये बात क्लेम कर सकते हैं कि टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम, मीन नो चेंज विद चेंज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कम करो ज्यादा करो, टोटल फिक्स कॉस्ट की सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? अच्छा, फिर टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, ये पीयू कुछ ग्रेटर कैसे हो गया? ठीक है, ये सबस्क्रिप्ट में होना चाहिए। ये टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में उसका बिहेवियर क्या होता है? ठीक है, अच्छा, अब इसी को दोबारा देखते हैं। फॉर एग्जांपल इसी वाली जो एग्जांपल है, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा, टोटल फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट में बिहेवियर क्या है वो देखते हैं हम जरा। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर अगर इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करें, ये 50,000 वाली रेंट वाली। ठीक है, तो मान लें यहाँ पे हमारे पास आ गया आउटपुट, और यहाँ पर आ गया हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई, आउटपुट आ गया, टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई। ठीक है, और और यहाँ पर हमारे पास आ गया फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। दिस इज द टोटल फिक्स कॉस्ट, और यहाँ पर आ गया फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। खैर ये इतनी डिटेल ना क्यूए में चाहिए नहीं होती वैसे। ठीक है, तो जब इंशाल्लाह कैफ 3 पढ़ेंगे, कैफ 3 कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है,
जब आप सीए में पढ़ेंगे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, तो वहां पर कॉस्ट शुरू वाले चैप्टर में तो कॉस्ट बिहेवियर हम डिटेल से पढ़ते हैं, जिस तरह की मैं अभी करवा रहा हूँ। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो कॉस्ट 3 और कैफ 3 सीएमए में, तो जो कि आप तो खैर ये सीएमए ग्रुप बी में जाने वाला है, ठीक है, बहुत जल्द। तो वहां पर आपके टॉपिक जो है वो हेल्प आउट कर लेगा। अगर आप ये वाले लेक्चर देख लेते हैं अच्छे से, तो कैफ 3 में जब आपको टीचर समझा रहे होंगे तो आपको लम्हों में समझ आ रही होगी। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का दूसरा नाम क्या होता है? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का दूसरा नाम होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट, इसको एवरेज फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, मिसाल के तौर पर ये वाली एग्जांपल मैं समझा रहा था आपको। अगर आउटपुट लेवल 0 हो तो फिर भी देखें 50,000 रुपया किराया लेगा, और अगर मैं 10 यूनिट बनाऊं फिर भी वो किराया कितना लेगा? 50,000 लेगा। तो देखें फिक्स है, लेकिन पर यूनिट कितना आएगा? पर यूनिट देखते हैं। तो देखें 10 यूनिट बनाने का किराया 50,000 है, तो पर यूनिट का मतलब होता है एक यूनिट बनाने के। तो एक यूनिट का आंसर कैसे आएगा? एक यूनिट का आंसर आएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 50,000 डिवाइडेड बाय 10। तो 50,000 को क्या करूंगा? 10 से क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5,000 आ जाएगा, ठीक है, ये 5,000 आएगा। और जब मैं 100 यूनिट बनाऊंगा तो टोटल तो 50 ही रहेगा, पर यूनिट कितना आ जाएगा? तो ठीक है, अब की बार 100 से डिवाइड कर दें जरा। 50,000 डिवाइडेड बाय 100 कर दें, तो एक जीरो कम कर दें जरा, 500 रह गया, ठीक है। और जब मैं 1000 यूनिट बनाऊंगा टोटल तो 50 ही रहेगा, पर यूनिट कितना रह जाएगा? 50। तो चेक करें फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, जैसे जैसे मैं आउटपुट बढ़ाता जा रहा हूँ फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होता जा रहा है। तो दैट्स वाई जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है, ये बनता है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती रहेगी, ठीक है जी। खैर बहुत ज़्यादा डिटेल हो गई, इतनी जरूरत नहीं है। तो दैट्स वाई ये कह सकते हैं हम फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रोडक्शन है, यानी कि जितनी प्रोडक्शन ज्यादा होगी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट उतना कम होगा, यानी कि जितना आउटपुट ज्यादा होगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होता रहेगा, और जितना ऐसे आउटपुट कम होगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रोडक्शन। और ये आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत हेल्प करेगी, क्यूएम के लिए इतनी जरूरी नहीं है। फिक्स कॉस्ट एक पीरियड कॉस्ट होती है। क्यों पीरियड कॉस्ट होती है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट का प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता, फिक्स कॉस्ट का वक्त के साथ ताल्लुक होता है, टाइम के साथ ताल्लुक होता है। जैसे कि महीने का रेंट हो गया, 15 दिन का रेंट हो गया, साल का रेंट हो गया, ठीक है जी। इसलिए इसको फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट कहते हैं, ये प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं होती। लो जी, फिक्स कॉस्ट जितना बताना था बता दिया। बाकी आपने पीएससी 3 इकोनॉमिक्स में भी फिक्स कॉस्ट का चैप्टर नंबर 4 दैट इज द फर्म थ्योरी, फर्म थ्योरी में भी आपने फिक्स कॉस्ट पढ़ी होती है, ठीक है जी। लेकिन इतनी डिटेल्स वहाँ पे नहीं पढ़ी होती, क्योंकि वहाँ पे फिक्स कॉस्ट को एक्सप्लेन करने का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि क्यूएम में तो थोड़ी सी न्यूमेरिकली बातें करनी पड़ती हैं यहाँ पे। वेरिएबल कॉस्ट जनाब, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक्टिविटी लेवल पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट दैट इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन लेवल। फॉर एग्जांपल, जितना आउटपुट ज्यादा होगा, देखें जितनी मुझे ज्यादा चीजें बनानी होंगी आउटपुट ज्यादा होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट उतनी ज्यादा आएगी। ज्यादा चीजें बनाऊंगा, ज्यादा मटेरियल खरीदना पड़ेगा, ज्यादा लेबर को वेजेस देनी पड़ेंगी, तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी। इस तरह अगर मैंने आउटपुट कम बनाना, चीजें कम बनानी, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? कम होगी। इवन अगर तो मैंने यूनिट बनानी नहीं, चीजें बनानी नहीं, अगर आउटपुट 0 है तो ऑब्वियस बात है टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। अगर तस्वीर के साथ बात करनी है तो तस्वीर बना सकते हैं इसकी, कोई मसला नहीं है, तस्वीर बन सकती है इसकी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट की तस्वीर बना लेते हैं, ठीक है जी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट के ग्राफ में फॉर एग्जांपल हमने 0 यूनिट बनाए, 0 कॉस्ट आई। फॉर एग्जांपल मैं बॉल पेन बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ? बॉल पेन बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उस बॉल पेन बनाने में, बॉल पेन बनाने फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉल पेन बनाई, वो एक बॉल पेन 10 रुपए की बनी। मैंने दो बॉल पेन बनाई, अगर एक 10 रुपए की बन रही है तो दो कितने की बनी? ऑब्वियस बात है दो 20 रुपए की बनेगी। मैंने तीन बॉल पॉइंट बनाई, अब तीन बॉल पॉइंट कितने की बनेगी? ऑब्वियस बात है 30 रुपए की बनेगी। तो ग्राफ क्या कहता है? 0 पे 0, 10 पे 1, 20 पे 2 और 30 पे 3। तो ये वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बन गया।
ठीक है। दिस इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट का हमारे पास ग्राफ बन गया, ठीक है जी। अच्छा, अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेक करें। टोटल वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रोडक्शन होता है, यानी कि प्रोडक्शन ज्यादा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा, प्रोडक्शन कम टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कम। अब देखते हैं पर यूनिट में क्या सीन होता है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में रिमेन सेम, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। कैसे चेंज नहीं आता, डायग्राम से बात करना चाहें तो कर लें, वरना कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। डायग्राम में रफली बना देता हूँ, कैलकुलेशन समझा देता हूँ आपको, कैलकुलेशन कैसे होती है। मिसाल के तौर पे चेक करें, ठीक है। अगर यहाँ पे यूनिट्स की बात करें, यहाँ पे यूनिट्स आ गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया, और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है जी। जीरो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो, सारा कुछ जीरो चल रहा है। अगर मैंने एक यूनिट बनाया तो कितने पैसों का बना, 10 रुपए का बना, तो 10 डिवाइड बाई 1 करूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आया, 10 आया। जब दो यूनिट बनाए, दो की टोटल वेरिएबल कॉस्ट 20 आई, तो 20 डिवाइड बाई 2, इसका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। और जब मैंने 3 यूनिट बनाए, 3 वॉल पर बनाए, तो 30 रुपए की बनी, तो एक कितने की बनी, 30 डिवाइड बाई 3 किया, 10 किया। चेक करें, आउटपुट बढ़ाता जा रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम जा रहा है। तो इसका मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ बनेगा, जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये, पहला बॉल पॉइंट भी 10 का बनेगा, दूसरा सेकंड बॉल पॉइंट भी 10 का बनेगा, थर्ड बॉल पॉइंट भी 10 का ही बनेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम रहता है हर एक एक्टिविटी लेवल पर, और ये लॉजिकली बात है। देखिए, अगर मेरा पहला बॉल पॉइंट 10 का बना रहा हूँ तो दूसरा भी 10 का बनाऊंगा, तीसरा भी 10 का बनाऊंगा। ऐसा थोड़ी होता है कि हम पेट्रोल डलवाने जाएं तो फर्स्ट पेट्रोल वो कहेगा भाई 300 रुपया पर लीटर है, लेकिन यार जब 2 लीटर डलवाएंगे तो 300 नहीं, मैं 300 से ज्यादा पैसे चार्ज करूंगा, तो हम कहेंगे भाई ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। जो पर यूनिट का रेट होगा वो रिमेन सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। ज्यादा चीजें लें तभी पर यूनिट सेम रहेगा, कम लें तभी पर यूनिट सेम रहेगा, ठीक है जी। ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया। देन हमारे पास आ जाती है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को मिक्स कॉस्ट भी कहते हैं। मिक्स कॉस्ट इसलिए कहते हैं, इसमें आधी फिक्स कॉस्ट पड़ी होती है और आधी वेरिएबल होती है, तो दैट्स वाई इसको टोटल कॉस्ट को मिक्स कॉस्ट भी कहते हैं। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला ही होता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा बच्चों, इनकी एग्जाम्पल रहना देना भूल गया मैं जरा, ठीक है। अब फिक्स कॉस्ट की एग्जाम्पल क्या हो सकती है, फिक्स कॉस्ट एग्जाम्पल बिल्डिंग का रेंट हो सकता है, जो कि फिक्स नेचर का होगा, ठीक है। अब चीजें बनाई या ना बनाए, बिल्डिंग का रेंट तो देना पड़ेगा। सैलरी होगी वो फिक्स होगी, ठीक है, काम करें या ना करें लेबर को सैलरी तो देनी पड़ेगी। इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ये फिक्स नेचर का होता है। वेरिएबल में रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन ज्यादा, रॉ मटेरियल ज्यादा खरीदूंगा, बिजली का बिल ज्यादा आएगा, और दिहाड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। ज्यादा प्रोडक्शन के लिए ज्यादा लेबर हायर करेंगे, उनको ज्यादा वेजेस देनी पड़ेंगी, ठीक है जी। और टोटल कॉस्ट ही आ गया। और टोटल कॉस्ट की एग्जांपल में जो बेस्ट एग्जांपल है वो इलेक्ट्रिसिटी वाली है, जो कि वेरिएबल में यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी ही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ही है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल में देखें, अगर आप कोई भी यूनिट इस्तेमाल नहीं करते, कोई भी यूनिट इस्तेमाल नहीं कर, 0 यूनिट इतने इस्तेमाल किए, फिर भी आपको पता कुछ ना कुछ बिल आएगा। वो जो कुछ ना कुछ बिल आएगा, लाइन लाइन रेंट होगा, टीवी रेंट होगा, फिक्स चार्जेस होंगे, वो फिक्स कॉस्ट में आ जाएगा, ठीक है, जो लाइन रेंट हो जाएगा। उसके बाद जितने यूनिट ज्यादा करेंगे उतना वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा आ जाएगा, उतना बिजली का बिल ज्यादा आएगा। यूनिट कम इस्तेमाल करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट बिजली का बिल कम आएगा। तो फिक्स लाइन रेंट वाला हिस्सा हो गया, और यूनिट ज्यादा, बिजली का बिल ज्यादा, ये वेरिएबल हो गया, दोनों को मिलाएंगे तो टोटल कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल की एग्जांपल बन जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद एग्जामिनर समटाइम ना एमसीक्यूज पूछ लेता है ग्राफ की तस्वीरें दिखाकर, कि वो कहता है रिकग्नाइज करो ये ग्राफ कौन सा है। तो अच्छा, टोटल कॉस्ट का ग्राफ रह गया, वो यहाँ पे कहीं पे बना नहीं हुआ, वो मैं सेपरेटली भी यहाँ पे बना देता हूँ। दिस इज द ग्राफ ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है जी। तो ये टोटल कॉस्ट का ग्राफ बन जाएगा मेरे पास, जस्ट अ मिनट। टोटल कॉस्ट का जो ग्राफ बनता है वो असल में इस तरह बनता है, ठीक है। ये देखें, फिक्स कॉस्ट हो गया, ये फिक्स कॉस्ट हो गया, और वेरिएबल कॉस्ट तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, तो दिस इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और जो फिक्स कॉस्ट होगा, आपको पता है जो टोटल कॉस्ट होगा ये फिक्स कॉस्ट वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। और ओरिजिनल से वेरिएबल कॉस्ट चलता है, तो फिक्स, तो टोटल कॉस्ट यहाँ से मूव करते हैं, तो ये जो ग्राफ होगा टोटल कॉस्ट का होगा। और अगर आप सेपरेटली चाहते हैं कि सेपरेटली टोटल कॉस्ट के ग्राफ की ज़ियारत हो जाए,
तो टोटल कॉस्ट का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। टोटल कॉस्ट का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से अबव से, ये टोटल कॉस्ट का ग्राफ होगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा फिक्स होगा और जबकि यहाँ से यहाँ तक ये वाला हिस्सा वेरिएबल कॉस्ट का होगा, ठीक है जी, गॉट इट। अब वो कह रहा है टोटल फिक्स कॉस्ट, तो हमें पता है टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ ये बनता है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, आपको पता है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट हमेशा डिक्रीजिंग ट्रेंड पर होता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिन से इंक्रीज करेगा और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम रहता है, ठीक है। और टोटल कॉस्ट को ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास था कॉस्ट बिहेवियर, ठीक है। पर ये कॉस्ट बिहेवियर वो नहीं है जो आप मुझसे सीखना चाह रहे थे, ये तो बेसिक्स है। सबसे पहले टर्म्स के बारे में बता दिया ताकि आगे वाली जरा चीजें सीखना वो हमारे लिए आसान हो जाए, ठीक है। आज मैं बस बेसिक बेसिक चीजें करवाऊंगा। जो इसका सेकंड वाला पार्ट होगा वो तगड़ी कैलकुलेशन का होगा, जिसमें हम ब्रेक इवन के बारे में सीखेंगे, ठीक है जी। और ब्रेक इवन रेवेन्यू, ब्रेक इवन यूनिट्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है, जो कि थोड़ी सी मुश्किल चीज है। रेवेन्यू क्या होता है? चीजों को बेचना, चीजों को बेच के जो हमारी सेल होती है वो हमारा रेवेन्यू होता है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, चीजों को बेचेंगे या सर्विसेज को बेचेंगे और सर्विसेज को बेच के जो पैसे रिसीव करेंगे वो हमारी रेवेन्यू होती है। तो रेवेन्यू का दूसरा नाम क्या होता है? रेवेन्यू असल में हमारी सेल होती है, ठीक है जी। तो जो आप इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू लिखते हैं वो हमारी सेल होती है, ठीक है। तो रेवेन्यू कैसे अर्न करते हैं? सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड। मान लें आपने ना क्या किया, आपने ना 50 वाले चिप्स खरीदे। कितने चिप्स खरीदे? 2 पैक खरीदे। तो जब आपने 50 वाले 2 पैक खरीदे तो आपने दुकानदार को कितने पैसे दिए? 100 रुपीज दिए। तो 100 रुपीज आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा, दुकानदार की वो सेल हो जाएगी, यानी कि वो उसका रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आपने सीखनी है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये जो मैंने ये लिखा सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट दो तरीकों से आ सकती है। नंबर 1, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ सकती है, या कॉस्ट में से लॉस हो गया वो माइनस करूंगा तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगी, ठीक है जी। क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल प्राइस होती है। अगर लॉस हो जाए तो कॉस्ट में लॉस माइनस होता है, प्रॉफिट हो जाए तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होके सेलिंग प्राइस होती है, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर नन्हे मुन्ने बच्चों को समझ नहीं आ रही तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान ले हमने एक प्रोडक्ट खरीदी, कॉस्ट उसकी आई 100 और प्रॉफिट कितना कमाया? मान ले उसमें से 10 का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो मुझे बताएं सेलिंग प्राइस क्या बनी? 100 + 10 दैट इज दी 110 इज द सेलिंग प्राइस। तो सेकंड वाले केस में क्या हो सकता है? मान ले कॉस्ट तो 100 ही है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारी मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है तो हमें मार्केट से निकालनी है प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमने क्या 10 रुपए के लॉस से बेच दिया, ठीक है। तो इसका मतलब हमें खुद कितने की कॉस्ट की पड़ी? हमने खुद 100 रुपए की खरीदी, लेकिन मार्केट में कितने की बेच दी? 90 रुपए की बेच दी। इसका मतलब 10 का हमने इसके ऊपर लॉस उठाया, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस इस तरीके से पर यूनिट आ सकती है, ठीक है। तो हमने कॉस्ट पढ़ लिया, रेवेन्यू पढ़ लिया, अब प्रॉफिट कमाने का वक्त आ गया। तो सेकंड हमारा फेज आता है प्रॉफिट का, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है? असल चीज ही है प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद फिर हम तगड़ी कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन वो अगली वाले लेक्चर में करेंगे। प्रॉफिट कैसे होता है? तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? सेल माइनस कॉस्ट, सेल सिंपल दैट इज दी प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट होता है? सेल माइनस कॉस्ट, सेल में से कॉस्ट माइनस करें तो प्रॉफिट आ जाता है। मान लें मैंने 100 रुपए वाली चीज खरीदी, 100 रुपए की चीज खरीदी, अब वो 100 वाली चीज मैंने क्या किया? 120 की बेच दी। 100 वाली चीज 120 की बेच दी, प्रॉफिट कितना कमाया? 20 रुपए का कमा लिया। तो 120 की सेल माइनस कॉस्ट, तो 20 इज माई प्रॉफिट। तो हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट? रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। फिर टोटल कॉस्ट की भी बाइफर्केशन पढ़ी हमने। टोटल कॉस्ट में दो कॉस्ट होती हैं, वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। फिर आगे चलें, अब आगे कीमती कीमती बातें शुरू हो रही हैं एग्जाम प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये आगे चल के पढ़ाऊंगा लेकिन अभी बता रहा हूँ। रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, अगर मैं रेवेन्यू में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लूं तो इसको प्यार से कंट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। रेवेन्यू में से, सेल में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लूं तो इसको प्यार से क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन। तो अगर मैं कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर लूं, इसका मतलब इससे भी प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट तीन तरह से आ जाएगा, सेल माइनस कॉस्ट से, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट से, या डायरेक्टली शॉर्टकट लगा दूं, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूं तो प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट ये तीन तरीकों से आएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, बस प्रॉफिट के लिए हमने सिर्फ प्रॉफिट तक की कैलकुलेशन करनी थी, आगे हैवी ड्यूटी वाली कैलकुलेशन आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ना है। नेक्स्ट वाले क्लास में, नेक्स्ट वाले लेक्चर में
कंट्रीब्यूशन से लेके ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है वो बताऊंगा, ब्रेक इवन यूनिट्स, हाउ टू कैलकुलेट ब्रेक इवन यूनिट्स एंड ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू इन अमाउंट्स, ठीक है, ये कैलकुलेट करना सीखेंगे। फिर इसके बाद डायरेक्ट क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट हो जाएगा ना, तो फर्दर इसकी प्रैक्टिस के लिए फिर जो आई कैप का स्टडी टैक्स होगा, आई कैप के स्टडी टैक्स में हम ब्रेक इवन के, यूनिट्स के, रेवेन्यू के और कंट्रीब्यूशन के और सी एस रेशो के, इसके आपको आई कैप के स्टडी टैक्स से वहीं से एग्जाम्पल लेके करवा दूंगा ताकि सारे बच्चों के लिए एग्जाम्पल्स फाइंड करना आसान हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अपना ख्याल रखिएगा, होप सो आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो अगर तो समझ आ गई है तो मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि सर वी हैव अंडरस्टैंड, ओके, ठीक है। तो इसी कॉस्ट बिहेवियर वाला ही चैप्टर डिस्कस किया। अगर तो आपको चैप्टर 1 की स्टार्टिंग वाली डिस्कशन भी चाहिए, यानी कि चैप्टर 1 का ये स्टार्ट है ना, मैथमेटिकल इक्वेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर आपको ये इसकी भी डिस्कशन चाहिए तो भी कमेंट्स करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।